एक्सीलेंट विजन पॉलिटेक्निक ब्रांच। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थायरिस्टर या एससीआर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया था कि वेदर द ट्रिगरिंग ऑफ थायरिस्टर, इसका टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी या टू ट्रांजिस्टर मॉडल कैसे डिफाइंड होगा, उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। यानी जो थायरिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम टू ट्रांजिस्टर मॉडल से जानने की कोशिश करेंगे और उसके आधार पर देखेंगे कि क्या टू ट्रांजिस्टर मॉडल से थायरिस्टर को टर्न ऑन करने की और कितने मेथड्स हो सकते हैं, क्या इसके बेस पर इसको समझाया जा सकता है ना। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ ए थायरिस्टर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है टू ट्रांजिस्टर मॉडल, टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ थायरिस्टर। देखिए, थायरिस्टर का आपने फिजिकल स्ट्रक्चर देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जिसको मैंने कुछ इस तरह से आपको डिफाइन किया था। देयर आर 3 जंक्शंस, 4 लेयर एंड 3 एलिमेंट्स, है ना। इस तरह से आपके एलिमेंट्स डिफाइंड थे, पी एन पी एन, इस तरह से आपने दिखाया था। इसके 3 एलिमेंट्स क्या थे? इसके 3 एलिमेंट्स थे आपके एनोड, दिस इज योर कैथोड, और इस जंक्शन पी के नज़दीक आपका गेट टर्मिनल था, जिसको कि आप जी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये आपका एनोड था, ये आपका कैथोड था। तो देयर आर 3 टर्मिनल्स। और प्रीवियस लेक्चर में आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि इस पी एन 4 लेयर से आपके 3 जंक्शन बनते हैं, J1, आपका J2 और J3। ये 3 जंक्शन बने थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। इसका डोपिंग लेवल कैसे था, कैसे डोपिंग किया जाता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये अगर आप इसको कैटेगराइज कर दीजिए, आप इसको कह दीजिए P1 N1 P2 N2, या कुछ लोग इसको प्लस कह देते हैं, और सॉरी इसको प्लस कह देते हैं और इसको प्लस कह देते हैं, इसको माइनस कह देते हैं। क्या मतलब हुआ? प्लस का मतलब ये हुआ कि इट इज हाईली डोप्ड। प्लस का मतलब क्या हुआ? इट इज हाईली डोप्ड। एक सेकंड बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज हाईली डोप्ड, और माइनस का मतलब हुआ इट इज लाइटली डोप्ड। तो ये आपने प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि जो N2 रीजन है वो मेरा हाईली डोप्ड है और थिकर है। उसी तरह N1 रीजन मेरा लाइटली डोप्ड है, लाइटेस्ट डोप है। सबसे कम डोपिंग इसी N- रीजन पे लिया जाता है, और ये थिनर है, थिकस्ट है, और ये थिनर है, पतला है सबसे ज़्यादा, है ना। उल्टा बोल दिया मैंने। P1 इज इक्वल टू P2 होता है, ये आप लोगों ने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लिया है। अब जरा यहीं पे मैं टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी पे जाना चाहता हूँ। टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी से इस थायरिस्टर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? तो देखिए, आप क्या करिए, एक इमेजिनरी लाइन खींचिए यहाँ पर, इस जगह पर ऐसे खींचिए, इसको, इस थायरिस्टर को ऐसे काट दीजिए,
मान लीजिए कि आपने ऐसे काट दिया, तो ये थायरिस्टर कैसे बन जाएगा जरा देखो तो। P1 इस N1 रीजन के दो सेक्शन कर दिया आपने, तो एक N1 नीचे हो जाएगा और एक N1 ऊपर हो जाएगा, राइट। उसी तरह P2 सेक्शन को आपने काट दिया, तो एक P2 नीचे हो जाएगा और एक P2 ऊपर हो जाएगा। तो P1 N1 P2, P1 N1 P2 से एक PNP ट्रांजिस्टर बनेगा। उसी तरह P2 N2 P2 N1 या N1 P2 N2 से एक NPN ट्रांजिस्टर बनेगा। NPN ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। तो ये इसका एमीटर जंक्शन होगा। ये PNP ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं, देखो बात समझिए। मैंने क्या किया, ये जो बीच का लेयर है ना N1 P2 वाला, N1 P2 के दो सेक्शन कर दिए, दो सेक्शन कर दिए। ये समझने का तरीका है। तो दो सेक्शन कर दिया, तो N1 का एक सेक्शन नीचे चला गया, N1 का एक सेक्शन ऊपर चला गया। उसी तरह P2 का दो सेक्शन जब किया, तो P2 का एक सेक्शन नीचे आ गया और P2 का एक सेक्शन ऊपर चला गया। तो P1 N1 P2 से एक PNP ट्रांजिस्टर बनेगा। उसी तरह N1 P2 N2 से एक NPN ट्रांजिस्टर बनेगा। तो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी हो गई ना, ये टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी हो गई। तो P1 N1 P2 का ये एमीटर होगा, ये बेस होगा और ये कलेक्टर होगा, इस तरह से। उसी तरह देखिए P1 N1 P2 से, और मैं इनको चाहता हूं कि इसको बैक टू बैक कनेक्शन कर दूं। बैक टू बैक कनेक्शन मतलब आप यहां समझिएगा ध्यान से कि ये मेरा PNP ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है, इसको मैं ट्रांजिस्टर 1 कह रहा हूं, ट्रांजिस्टर T1। तो ये इसका एमीटर हो गया, ये इसका एमीटर हो गया। आप सिंबल से समझ सकते हैं। देखिए जो एरो होता है ये डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिस्टर के केस में। आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस चीज को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक ना। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, इसका मतलब ये PNP ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर T1 को मैंने PNP कंसीडर किया, तो ये इसका एमीटर होगा और ये इसका बेस निकलेगा, ये बेस होगा और ये आपका कलेक्टर कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, कलेक्टर कहलाएगा। तो और इससे जो N1 P2 N2 से जो ट्रांजिस्टर बन रहा है, N1 P2 N2 से जो ट्रांजिस्टर बन रहा है, इसको मैं कह रहा हूं कि बैक टू बैक मैं इसको कलेक्ट कर दे रहा हूं। बैक टू बैक का मतलब देखो ना, अगर PNP ट्रांजिस्टर का मुंह इस तरफ है तो NPN ट्रांजिस्टर का मुंह इस तरफ हो रहा है, इस कनेक्शन कहते हैं बैक टू बैक। फिजिकली आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये मेरा ट्रांजिस्टर T2 हो गया, दिस इज माई ट्रांजिस्टर T2 हो गया। अब ये कलेक्ट कैसे है, तो अगर मैं इसको बैक टू बैक कहूंगा तो इसको मैं एमीटर मान लूं, इसको मैं बेस मान लूं और इसको मैं कलेक्टर मान लूं, NPN ट्रांजिस्टर का इस तरह से मैं मान सकता हूं, है ना। तो ये इसका एमीटर हो गया, कौन सा टर्मिनल, N2 टर्मिनल इसका एमीटर हो गया। ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका कलेक्टर हो जाएगा, कलेक्टर रीजन हो जाएगा। ये कलेक्ट कैसे हैं, देखिए बेस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, बेस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर ये है, बेस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर किससे कनेक्ट हो गया है, कलेक्टर ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। यानी बेस ऑफ T1 इज कनेक्टेड टू कलेक्टर ऑफ T2, बेस ऑफ T1 इज कनेक्टेड टू कलेक्टर ऑफ T2। तो मैं क्या कर दूंगा, T1 ट्रांजिस्टर के बेस को मैं T2 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर दूंगा। ये तरीका होता है। और देखिए आप कलेक्टर ऑफ T1 कहां है, कलेक्टर ऑफ T1 ये है, कलेक्टर ऑफ T1 ये है, कलेक्टर ऑफ T1 ये हुआ ना, ये दिस इज कलेक्टर ऑफ T1, दैट इज P2 टर्मिनल, है ना, P2 टर्मिनल। तो P2 टर्मिनल मतलब PNP ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो किससे कनेक्ट है, NPN ट्रांजिस्टर के बेस से, NPN ट्रांजिस्टर के बेस से। तो PNP ट्रांजिस्टर T1 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर ये है, इस कलेक्टर को मैं T2 ट्रांजिस्टर के किससे कनेक्ट कर दूं, बेस से कनेक्ट कर दिया।
तो ये जो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी है, इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये दो ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये दो ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि बैक टू बैक कनेक्टेड है, बैक टू बैक कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है कि बेस ऑफ T1 इज कनेक्टेड टू कलेक्टर ऑफ T2, या आप कह सकते हैं कि बेस ऑफ ट्रांजिस्टर PNP इज कनेक्टेड टू कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर NPN। उसी तरह कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर PNP इज कनेक्टेड टू बेस ऑफ ट्रांजिस्टर T2 या NPN ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से आपने इसको बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये फिजिकल स्ट्रक्चर याद करने का तरीका भी यही है, आपको कुछ रटना नहीं है। ये जो ट्रांजिस्टर PNPN स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप मिडिल सेक्शन को दो सेक्शन में तोड़ दिए, तो ये N1 N1 P2 P2 हो गया। अब ये मान लीजिए कि PNP ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस कलेक्टर होता है ना, इसी तरीके से तो ट्रांजिस्टर को लोगे। ट्रांजिस्टर के कौन कौन से तेज हैं सिरे होते हैं, एमीटर बेस और कलेक्टर। तो उसी तरह NPN ट्रांजिस्टर को मैं बैक टू बैक कनेक्ट कराना चाहता हूं, तो इसका एमीटर बेस कलेक्टर इस तरह से हो जाएगा। अब देखो इनका कनेक्शन कैसे है, कलेक्टर रीजन पे है और बेस रीजन पे है। कैसे है कि PNP ट्रांजिस्टर का बेस, ये बेस है ना, देखो PNP ट्रांजिस्टर का जो बेस होगा वो NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट होगा। उसी तरह PNP ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होगा वो NPN ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से कनेक्शन कर देना है। अब जरा ये देखिए कि ये होगा E1, आप इसको E1 B1 और C1 मान लीजिए, और इसको C2 E2 और B2 मान लीजिए। तो ये जो करंट होगी यही तो आपकी एमीटर करंट होगी, और ये जो करंट होगा ये बेस करंट होगा, और ये कलेक्टर करंट होगा। ट्रांजिस्टर की एनालॉजी में आप जानते हो कि एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। केसीएल लगा, आप यहाँ पे कलेक्टर लगाइए, केसीएल लगा दीजिए इस नोड पर, तो IE1 इज इक्वल टू IB1 प्लस IC1 होगा। ये क्या, ये कौन सा करंट होगा, ये कौन सा करंट होगा, जरा मुझे बताओ तो इसके तीन टर्मिनल्स हो गए। सीरीज कनेक्शन में जो ट्रांजिस्टर में करंट जा रही है वो एनोड टू कैथोड जा रहा है, मतलब लोड से जो कनेक्टेड है वो एनोड से कैथोड टर्मिनल कनेक्ट है। और मैंने आपसे बताया था कि जो गेट टर्मिनल है वो गेट टर्मिनल कैथोड के नियर अबाउट होता है, और इसको पॉजिटिव पल्स दिया जाता है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे गेट टर्मिनल को मैं दिखा सकता हूं, तो दिस इज माई गेट टर्मिनल, दिस इज माई गेट टर्मिनल, है ना। यानी मैं एनोड से चला कैथोड पे पहुंच गया, और ये मेरा गेट टर्मिनल्स हो गया, ये मेरा गेट टर्मिनल्स हो गया। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर को मैं सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दो ट्रांजिस्टर को मैंने बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया। अगर आप कंस्ट्रक्शन वाइज अगर इसको देखना चाहें आप, तो देखिए यही तो आपका P1 है, ये है आपका P1। N1 पे क्या है, N1 पे बेस है, तो ये आपका N1 हो गया, और ये क्या हो गया P2। तो इसको भी आप P2 कह सकते हो, इसको भी आप P2 कह सकते हो, है ना। तो P2 देखो, NPN ट्रांजिस्टर को देखो, तो P2 इसका बेस है, P2 इसका बेस है, और क्या है N2 इसका एमीटर है, ये टर्मिनल आपका N2 कहलाएगा, N2, और कलेक्टर क्या है N1 है। तो N1, ये देखो N1 इसका कॉमन हो गया ना, तो ये N1 आया। तो इसका बेस, इसका कलेक्टर, इसका बेस, इसका कलेक्टर, है ना। इस तरह से IC1 ऐसे आएगी, IC2, ये इसका IC2 है, और ये क्या है IC1 है, IC1 है, ये IE1 हो जाएगा, एमीटर करंट PNP ट्रांजिस्टर का। ये कौन सा करंट हो जाएगा, PNP ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट। ये क्या हो जाएगा, PNP ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट। और ये क्या हो जाएगा, इसको आप IB1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, IB1। तो IB1 और IC2 ये इसका कलेक्टर करंट है, तो आप कह सकते हो ना कि IB1 इज इक्वल टू IC2, IB1 इज इक्वल टू IC2। उसी तरह अब इस पे इस पहले तो आप कंस्ट्रक्शन समझिए,
कि ये इसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन हो गया। इस थायरिस्टर को मैंने दो ट्रांजिस्टर में बैक टू बैक कनेक्ट करके इस तरह से सर्किट डायग्राम बना दिया, तो यही थायरिस्टर को मैं इस सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे रिप्रेजेंट किया कि कलेक्टर बेस ऑफ T1 इज कनेक्टेड टू कलेक्टर ऑफ T2, उसी तरह कलेक्टर ऑफ T1 इज कनेक्टेड टू बेस ऑफ T2। T2 क्या है यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर और T1 क्या है PNP ट्रांजिस्टर, ठीक ना। तो हमारे पास क्या आया, इसी चीज को मैं लिख देता हूं। हमारे पास दो ट्रांजिस्टर निकले हैं। कौन कौन से ट्रांजिस्टर निकले हैं? ट्रांजिस्टर T1 और ट्रांजिस्टर T2। ट्रांजिस्टर T1 आपका बन रहा है PNP ट्रांजिस्टर, ठीक ना, ट्रांजिस्टर। और T2 कैसा बन रहा है? NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। फिर क्या है? ट्रांजिस्टर T1 and T2 are connected in back to back such that क्या हो रहा है इसमें, बेस ऑफ T1 यानी T1 का बेस, T1 क्या है? PNP ट्रांजिस्टर है ना, तो T1 का बेस T2 के कलेक्टर से कनेक्टेड है, कलेक्टर से कनेक्टेड है। इसी प्रकार T1 का कलेक्टर किससे कनेक्टेड है? T2 के बेस से कनेक्टेड है, बेस से और कुछ भी आपको रटना नहीं है, सब सर्किट से, सब स्ट्रक्चर से आपको मिल जाएगा, कनेक्टेड है। अगर आपने मेरी बातें समझी हैं तो ये सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है ना। अब इस टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी यानी टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी से जो इसका सर्किट डायग्राम निकला है, जिसमें दो ट्रांजिस्टर हैं, एक PNP ट्रांजिस्टर है, एक NPN ट्रांजिस्टर है, उसके आधार पर मैं देखता हूं कि गेट करंट को अगर मैं पल्स देता हूं तो एनोड करंट पे क्या इफेक्ट आता है, इसके बीच में मुझे एक रिलेशन मिलता है, जो रिलेशन मैं डिराइव करने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा मिला है, फिर से देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करो बेटा, सब समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक PNP ट्रांजिस्टर है इस तरह से, और एक NPN ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर T2 जिसको मैं बोल रहा हूं, ये NPN ट्रांजिस्टर है। इसको कैसे समझते हैं? एरो लगा के समझा जाता है ना, तो ये इसका एरो है। और ध्यान रहे कि जिस पे एरो लगाते हैं वही मेरा एमीटर टर्मिनल होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा ये सब चीजें, है ना। तो ये मेरा हो गया, देखो बहुत ध्यान से समझो, एमीटर को मैंने एनोड से कनेक्ट कराया है, दिस इज एनोड टर्मिनल, एनोड है ना। इसका बेस इसके कलेक्टर पे चला जाएगा, ठीक ना। और इसका कलेक्टर
इसका कलेक्टर कहाँ चला जाएगा, T2 के बेस पर, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर। अब ये ऑब्वियसली स्पष्ट है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। क्लियर ना बेटा? तो देखो इसीलिए मैंने इसको येलो से दिखा दिया, ये पूरा येलो से दिखा दिया, जिससे कि आपके समझ में आया कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ करना है। ठीक ना? ये मेरा गेट टर्मिनल हो जाएगा और ये मेरा कैथोड टर्मिनल हो जाएगा। दिस इज माई कैथोड। तो उसी ट्रांजिस्टर को आपने इस पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर से दिखा दिया। अब जरा यहाँ पे कुछ विशेष ध्यान दीजिएगा, कुछ विशेष ध्यान दीजिएगा। देखो यहां से कौन सी करंट निकल रही है, एनोड से करंट निकल रही ना। जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आपने एनोड से कनेक्ट करा दिया और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आपने कैथोड से कनेक्ट करा दिया, तो क्या होता है, वीबीओ तक जाता है ना, लीकेज करंट तक जाता है, और उसके बाद थायरिस्टर जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है, जब तक कि आपने गेट करंट नहीं दिया, गेट पल्स आपने नहीं दिया। लेकिन यहां से कौन सी करंट जाएगी, उसी करंट को आप कह रहे हो आई ए। आई, ध्यान से समझना, बहुत सरल है, आई ए। और ये करंट कौन सी जा रही है, मान लीजिए ट्रांजिस्टर T1 है और ये ट्रांजिस्टर T2 है, तो T1 के लिए यही तो IE1 होगा, T1 के लिए यही इसका एमीटर करंट भी होगा। यानी मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, आई ए इज इक्वल टू IE1। E1 क्या है, ट्रांजिस्टर T1 का एमीटर करंट, जो कि उसके एनोड करंट के बराबर ही होगा। उसी तरह यहां पर देखो, ये कौन सा करंट है, ये ट्रांजिस्टर T2 का एमीटर करंट है, IE2। IE2 किसके बराबर होगा बोलो तो, यही तो IK के बराबर है। कैथोड पे कौन सी करंट जा रही है, वो यही करंट तो जा रही है, यही करंट तो जा रही है। तो कैथोड करंट बराबर एमीटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर T2। उसी तरह जरा यहां पर देखो, ये बेस करंट है ना, ट्रांजिस्टर T1 का बेस करंट है, और यही तो इंटर हो रहा है ट्रांजिस्टर T2 पे, जो कि इसका कलेक्टर करंट है, जो कि इसका क्या है, कलेक्टर करंट है। ये क्या है, ये है IC2, कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर T2 या एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आप कह सकते हो ना कि IB1 इज इक्वल टू IC2, IB1 इज इक्वल टू IC2। उसी तरह से ये देखो, ये वाली करंट कौन सी है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट है, यानी आप इसको कह रहे हो IC1, और यही टर्मिनल तो P2 था ना, अगर आपको ध्यान हो तो IC1 इधर से जा रहा है, और ये कौन सा करंट होगा, ये आपका ट्रांजिस्टर T2 या एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस करंट होगा, IB1। तो ये ट्रांजिस्टर का बेस करंट हो गया। गेट पल्स अभी आपने नहीं दिया, लेकिन जब गेट पल्स आप दोगे तो यही तो IG होगा, और थायरिस्टर जो है तब आपका कहां चला जाएगा, जैसे ही आप गेट पल्स दोगे थायरिस्टर आपका कंडक्शन मोड में चला जाएगा। तो IC1 करंट यहां पे आएगी, यहां पे कौन सी करंट आ रही है, IC1। ये दो ट्रांजिस्टर आपको मिले हैं, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, बहुत ध्यान समझो, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, बेस ऑफ दिस कलेक्टर ऑफ दिस, बेस ऑफ दिस कलेक्टर ऑफ दिस। तो बेस कलेक्टर जंक्शन पे कॉमन जंक्शन बना रहा है, यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए ट्रांजिस्टर में आपने पढ़ा होगा, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो उन सब चीजों के लिए फार्मूला बेस्ड भी अलग अलग हो जाता है, लेकिन इतना आपको पता है ना कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये फिगर समझ में आ गया ना। इसको बहुत आराम समझना, एनोड करंट कैसे IE1 हो गया, कैथोड करंट कैसे IE2 हो गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। तो ये सब चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, चूंकि since it is a common base configuration,
बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में? आईसी, ये तो जनरल जनरल रिलेशन होता है, जो कलेक्टर करंट होगा आईसी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई ई, आईसी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई ई प्लस आई सी बी ओ। ये तो जनरल रिलेशन है ना मेरा, दिस इज माई जनरल रिलेशन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज माई जनरल रिलेशन, दिस इज माई जनरल रिलेशन, जहां पे अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है बताओ, अल्फा क्या डिफाइन करता है यहाँ पे कॉमन बेस के लिए? ये होता है कॉमन बेस, कॉमन बेस करंट गेन, करंट गेन, that is IC upon IE, IC upon IE। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टूड कराना चाहूंगा, जो अल्फा की जो वैल्यू होती है इट इज लेस देन 1 होता है, अगर आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। IC की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होती है ना? तो अल्फा इज द रेशियो ऑफ IC एंड IE। मुझे ये बताओ कि IE के बढ़ने से अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है ना? तो यहां पे एक चीज आप और नोट कर लो, IC अल्फा विल इंक्रीज, या आप कह सकते हैं कि IE, if IE increase which implies alpha will increase not decrease। डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा, तो आप कहोगे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अरे नहीं भाई, अल्फा की वैल्यू 1 से कम है। 0.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, है कितना आएगा? 0.25, 0.25 कम आया कि ज्यादा आया, है ना? तो वो रिलेशन है, अल्फा के बढ़ने से एमीटर करंट बढ़ेगा, या आप उल्टा कहिए एमीटर करंट बढ़ेगा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, है ना? तो ये मेरा कॉमन रिलेशन है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी, या आप सीधे कहिए ट्रांजिस्टर T1, यहीं पे लिख देता हूं मैं, क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर T1 क्या हो जाएगा बोलो तो? IC1, IC1 इज इक्वल टू, मान लीजिए कि इसका अल्फा 1 है, कॉमन बेस करंट गेन क्या है, अल्फा 1। अच्छा यहीं पे एक चीज और ध्यान दे लो, ICBO क्या होता है? ICBO, ICBO हाँ? ये होता है लीकेज करंट ना, लीकेज करंट, लीकेज करंट एट कॉमन बेस, कॉमन बेस कैसे समझते हैं इसको? जो बीच में है वही कॉमन होगा, है ना? तो लीकेज करंट एट कॉमन बेस, लीकेज करंट एट कॉमन बेस, एंड इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपको ये पता है कि नहीं, जो लीकेज करंट होता है ये किस पे डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ध्यान रखना कि एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर द लीकेज करंट विल बी डबल्ड, है ना? 10 डिग्री टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हो सिस्टम का या ट्रांजिस्टर का, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो लीकेज करंट दुगना हो जाती है बेटा, है ना? ये असम्पशंस है ना? ये चीज आपके मेमोरी में होना चाहिए, है ना? तो एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर द करंट विल बी डबल, है ना? तो देखिएगा यहां पे IC1 क्या मिल जाएगा, अल्फा IE1 प्लस
मैं इसका लीकेज करंट मान लेता हूँ ICBO1 है ना, ट्रांजिस्टर T1 के लिए। तो IC1 आपका क्या है, पिक्चर में देखिएगा, सर्किट डायग्राम में देखिएगा, IC1 को मैं लिख सकता हूँ IC1 इज इक्वल टू अल्फा 1 IE1 ट्रांजिस्टर T1 के लिए क्या है, वही तो उसका एनोड करंट है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा IA एनोड करंट प्लस ICBO1, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ठीक, अब जरा आगे देखिएगा, उसी तरह ट्रांजिस्टर T2 के लिए फॉर ट्रांजिस्टर T2 that is NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर क्या मिल जाएगा मुझे, अब यहाँ पे कलेक्टर करंट क्या है, IC2 है, IC2 है, ये हो जाएगा अल्फा 2 IE2 प्लस इसका लीकेज करंट मैं मान लेता हूं कि ICBO2 इसका लीकेज करंट है, किसका, NPN ट्रांजिस्टर का, है ना। तो जरा मुझे बताओ तो इस NPN ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर करंट किसके बराबर है, कलेक्टर करंट किसके बराबर है, वही तो उसका कैथोड करंट है। कलेक्टर करंट किसके बराबर है, देखो ये जो कलेक्टर करंट है IE2, यही तो IK है, यही IK है आपका। तो ध्यान से देखिए, मुझे मिल जाएगा IC2 इज इक्वल टू अल्फा 2 IK प्लस ICBO2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप सर्किट डायग्राम अगर समझ लिए हैं तो 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे IC1 प्लस IC2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 IA प्लस अल्फा 2 IK प्लस ICBO1 प्लस ICBO2, इसको आप ये दिस इज फाइनल रिजल्ट। अब इसी में मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, देखो इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, कौन सा इक्वेशन मान लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। जरा सर्किट को देखो, सर्किट को देखिए, ये IC1 है और ये IC2 है, तो IC1 प्लस IC2 किसके बराबर हो जाना चाहिए, IA के बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, बताओ। आपके पास ये भी तो होता है, देखो जरा ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। किसी ट्रांजिस्टर के लिए फॉर एनी ट्रांजिस्टर IE जो एमीटर करंट होता है वो IC प्लस IB के इक्वल होता है कि नहीं होता है, IC प्लस IB के इक्वल होता है कि नहीं। एक्चुअली IC इज इक्वल टू अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ IE, है ना। तो एक रिलेशन तो वहां आया, ये भी तो रिलेशन होता है कि जो एमीटर किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए, वेदर इट इज PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर,
एमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, एमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो जरा ट्रांजिस्टर T1 के लिए देखो, फॉर T1 क्या हो जाएगा, IE1 इज इक्वल, ओ सॉरी, हाँ, IE1 इज इक्वल टू IC1 प्लस IB1 होगा कि नहीं होगा। उसी तरह फॉर T2 क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, IE2 इज इक्वल टू IC2 प्लस IB2 होगा कि नहीं होगा, होगा। IE1 को आप क्या लिख सकते हो, IA, IE2 को आप क्या लिख सकते हो, IK। जरा यहाँ पे इस वाले रिलेशन से देखना, इसके लिए क्या हो जाएगा, IE1 इज इक्वल टू, या आप दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों से देखो क्या मिल जाएगा, IE1 प्लस IE2, IE1 प्लस IE2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, IC1 प्लस IC2, है ना, IC1 प्लस IC2 प्लस IB1 प्लस IB2। IE1 को आप क्या लिख सकते हो, IA, IE2 को आप क्या लिख सकते हो, IK इज इक्वल टू IC1 प्लस C2 को आप क्या लिख सकते हो, है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे देखो, IC1 प्लस IC2 है ना, IC1 प्लस IC2 और IB1 प्लस IB2, B1 इज इक्वल टू, थोड़ा सा सर्किट डायग्राम में जाएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, देखिएगा। इस सर्किट को मैं कॉपी कर लेता हूं, इस सर्किट को मैं कॉपी कर लेता हूं, तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, तो इस तरह से कॉपी कर लेते हैं, ये देखते हैं। इसको मैंने किया कॉपी, है, देखो यहां पे आइएगा जरा आप, आपके पास रिलेशन आ गया है इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से रिलेशन मिला है IC1 प्लस IC2 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स अल्फा 1 IA प्लस अल्फा 2 IK सॉरी, और प्लस ICBO1 प्लस ICBO2, है ना। तो जरा देखो यहाँ पे सर्किट से देखो, IC1 प्लस IC2 IA के बराबर है कि नहीं है, IC1 प्लस IC2, यहां पे KCL लगाइए आप, यहां पे KCL लगाइए, तो IC1 प्लस IC2 है ना। एक्चुअली आपके पास मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो समझो कि किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए, किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए IE इज इक्वल टू IC प्लस IB होगा। तो ट्रांजिस्टर T1 के लिए देखो, ट्रांजिस्टर T1 के लिए हो जाएगा, ट्रांजिस्टर T1 के लिए IE1 इज इक्वल टू IC1 प्लस IB1। ध्यान से समझिएगा, ये रिलेशन होगा ना किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB होगा। जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए
आप क्या कर रहे हो, IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ IE प्लस ICBO होता है किसी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसी तरह किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए ये रिलेशन भी होता है। तो T1 के लिए देखिए, T1 के लिए देखिए IE1 इज इक्वल टू IC1 प्लस IB1 होगा ना। अब इस T1 जंक्शन पे देखो सब सर्किट से है बेटा, IB1 को IC2 लिख सकता हूं मैं, और IE1 को IA लिख सकता हूं एनोड करंट। तो ये हो जाएगा एक्चुअली IA इज इक्वल टू IC1 प्लस IC2, ये मिल गया ना। और वैसे भी अगर आप KCL लगाते, अगर यहाँ पे KCL लगाते, ये पूरा एक जंक्शन है ना, तो यहाँ पे अगर आप KCL लगाते तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो IA इज इक्वल टू IC1 प्लस IC2 आपको मिल जाता है। उसी तरह ट्रांजिस्टर T2 में आ जाओ, फॉर T2 आ जाओ, फॉर T2 आ जाइए, तो इसमें भी ये रिलेशन होल्ड करेगा, ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, IE2 इज इक्वल टू कलेक्टर करंट IC2 होगा ना, दिस करंट IC2, इसके लिए कलेक्टर करंट तो यही होगा। तो ये हो जाएगा IC2 प्लस, ध्यान से देखो, इसका बेस करंट, एक्चुअली ये B2 होगा, ट्रांजिस्टर T2 का बेस करंट क्या होगा, B2 होगा, है ना। तो इसका बेस करंट यानी IC2 प्लस IC2 प्लस IB2, तो यही तो आपका कैथोड करंट है। IE2 क्या है, कैथोड करंट है। तो ये आप लिख सकते हैं IK इज इक्वल टू IC2। अब यहां भी ध्यान से देखिए, इस जंक्शन पर या इस नोड पर आप KCL लगाओ, तो IB2 जाने वाली धारा बराबर आने वाली धारा, यानी IG प्लस IC1 होगा, IB2। तो आप इसको लिख दीजिए प्लस IC1 प्लस IG, IB2 को आपने रिप्लेस कर दिया। अब IC1 प्लस IC2 क्या है, IC1 प्लस IC2 इज इक्वल टू एनोड करंट। तो IK इज इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअली आपका, IK आपका हो जाएगा IK इज इक्वल टू IA प्लस IG, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहां पे आप इसको मीट कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा, इससे कुछ एनालॉजी लूंगा, तो इसको यहां समझिएगा। तो आपके पास कुछ रिलेशंस निकले हैं। और वैसे भी आप सर्किट में देखो, अगर इस पूरे को आप एक जंक्शन कंसीडर कर लीजिए, एक नोड कंसीडर कर लीजिए, तो एक करंट एनोड से आ रही है जो कैथोड पे जा रही है, बीच में आप गेट पल्स दे रहे हो। गेट कहां पर है, गेट कहां कनेक्टेड किए हो आप, P2 टर्मिनल पे कनेक्टेड किए हो, इट इज नियर टू कैथोड टर्मिनल, है ना। तो गेट से कैथोड पे एक करंट फ्लो करा रहे हो, थायरिस्टर जो है कंडक्ट हो जा रहा है। तो आने वाली धारा, फाइनली क्या हो रहा है, आने वाली धारा ये जाने वाली धारा बराबर आने वाली धारा, तो वही तो रिलेशन मिल रहा है, IK इज इक्वल टू IA प्लस IG। तो आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन मिले हैं। एक तो रिलेशन ये मिला है जिसको आप इक्वेशन 3 बोल रहे हो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लूं, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 मान लूं। तो ये 3 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांजिस्टर एनालॉजी, फॉर 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी टू मेकिंग ए थायरिस्टर, है ना। तो यहां पर देखिएगा, आप इक्वेशन 3 में ये सारी वैल्यू पुट कर दो, IC1 प्लस IC2 इज इक्वल टू IA रख दो, और IK इज इक्वल टू IA प्लस IG रख दो, IK इज इक्वल टू IA प्लस IG रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 क्या मिल जाएगा आपको, देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 क्या मिल जाएगा बोलो तो। IC1 प्लस IC2 है ना, उसको आप IA लिखोगे, IA इज इक्वल टू क्या मिला था, अल्फा 1 IA, अल्फा 1 IA
प्लस अल्फा टू आई के। अब आई के को आप किससे रिप्लेस करोगे? आई के को आप किससे रिप्लेस करोगे? आई जी प्लस आई ए से। मिला था ना? कैथोड करंट किसके बराबर आ रहा है? एनोड करंट प्लस गेट करंट, एनोड करंट प्लस गेट करंट। अभी निकाला है इक्वेशन नंबर 4 से, 3 की 4 आई थिंक। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 में आपने यही निकाला है। कैथोड करंट किसके बराबर आ रहा है? एनोड करंट प्लस गेट करंट, एनोड करंट प्लस गेट करंट। प्लस क्या आएगा? आई सी बी ओ वन प्लस आई सी बी ओ टू, आई सी बी ओ टू। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एनोड करंट को सब एक तरफ ला रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? आइए मैं कॉमन ले लूंगा, आइए मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा 1 माइनस, इसको मैं बड़े कोष्ठक में बनाऊं, बड़े कोष्ठक में बनाऊं, और इसको मैं कह दूं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, है ना? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू मिल जाएगा अल्फा 2 आई जी प्लस आई सी बी ओ वन प्लस आई सी बी ओ टू। या मैं कह सकता हूं कि जो एनोड करंट है, एनोड करंट हो जाएगा अल्फा 2 आई जी प्लस आई सी बी ओ वन प्लस आई सी बी ओ टू अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, एंड दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। ये 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी से ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। इस फार्मूला बेस पे कई रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, थायरिस्टर की ट्रिगरिंग निकाल सकते हैं, है ना? जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में ले आऊं, इस तरह से, है ना? सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6, तो यही है आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, है ना? अब इस फार्मूला बेस से हाउ टू टर्न ऑन द थायरिस्टर, हाउ टू ट्रिगर द थायरिस्टर आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप इस फार्मूला को देखिए। ये फार्मूला क्या दिखा रहा है कि जो एनोड करंट है, जो एनोड करंट है वो इन टर्म्स ऑफ आपने गेट करंट डिफाइंड कर दिया, जहां अल्फा 1 और अल्फा 2 उनके कॉमन करंट गेन है। अल्फा 1 और इस फार्मूला में क्या क्या है देखो, इस फार्मूला में आप कह रहे हो आई ए इज इक्वल टू अल्फा 2 आई जी प्लस आई सी बी ओ वन प्लस आई सी बी ओ टू लीकेज करंट, हाँ, अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ब्रैकेट में होगा ये, है ना? जहां आई जी क्या है? आई जी इज गेट करंट, गेट करंट ऑन थायरिस्टर, जो आपने गेट पल्स दिया, है ना? अल्फा 1 क्या है? अल्फा 1 और अल्फा 2 ये दोनों क्या है? कॉमन करंट गेन, या अलग अलग डिफाइन करें नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, मासूम हो ना आप लोग। अल्फा 1 इज इक्वल टू कॉमन करंट गेन, कॉमन करंट गेन किसके लिए? फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, ना? और अल्फा 2 क्या है?
कॉमन करंट गेन फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक ना। उसी तरह ICBO1 क्या है, लीकेज करंट एट कॉमन बेस, लीकेज करंट एट कॉमन बेस, कॉमन बेस किसका, ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर या T1 है ना ट्रांजिस्टर। उसी तरह ICBO2 क्या है, ICBO2 इसको मैं कह रहा हूं लीकेज करंट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, है ना। तो इस तरह से ये डिफाइंड हो गया। अब जरा इसी में ध्यान से देखो, फार्मूला है मेरा ये, जरा समझ लो इसको, बहुत ध्यान से समझो। अगर मैं गेट पे पल्स दे दूं, यानी मैं क्या कह रहा हूं कि शुरुआत में क्या था, एनोड और कैथोड टर्मिनल कनेक्टेड थे, थायरिस्टर मेरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था। अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे गेट पल्स को बढ़ाना शुरू किया, यानी कि मैं IG को इंक्रीज करा रहा हूं, धीरे धीरे गेट पल्स देना मैंने शुरू किया, IG विल इंक्रीजेस। तो देखो IG जो है न्यूमरेटर का टर्म है, तो जैसे ही IG बढ़ेगा, जैसे ही IG बढ़ेगा, IA बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बोलो, एनोड करंट बढ़ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही समझो, एनोड करंट आपका बढ़ जाएगा IG के बढ़ने से, IG के बढ़ने से एनोड करंट बढ़ जाएगा, IG के बढ़ने से एनोड करंट बढ़ जाएगा। एनोड करंट क्या है, एनोड करंट नथिंग बट दिस इज एमीटर करंट ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, दिस इज एमीटर करंट ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। और आप ये भी जानते हो कि IA प्लस IG इज इक्वल टू IK हो रहा है, IA प्लस IG इज इक्वल टू IK हो रहा है। तो एमीटर करंट दिस इज नथिंग बट IE1 ना, IA क्या है, IA इज इक्विवेलेंट टू IE1, तो IE1 बढ़ेगा, IG बढ़ा, IG के बढ़ने से एनोड करंट बढ़ा। एनोड करंट क्या है, इट इज द एमीटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर T1, पीएनपी ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट, तो एमीटर करंट बढ़ गया। तो जब एमीटर करंट बढ़ गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट बढ़ गया, तो अल्फा 1 इंक्रीज कर गया ना, अल्फा 1 विल इंक्रीजेस। क्यों, अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा के बढ़ने, एमीटर करंट के बढ़ने से अल्फा इंक्रीज कर जाएगा, एमीटर करंट के बढ़ने से अल्फा बढ़ता है ना। अल्फा की वैल्यू क्योंकि 1 से कम होती है, तो एमीटर करंट IE1 बढ़ा, अल्फा 1 बढ़ गया। अब देखो जरा, अल्फा 1 आपका बढ़ गया, अल्फा 1 आपका बढ़ गया, तो देखो मुझे, आपके पास ये रिलेशन भी तो है, ये रिलेशन भी है। तो IA के बढ़ने से, IA के बढ़ने से IK भी तो बढ़ गया, IA के बढ़ने से IK भी बढ़ गया। और IK क्या है, IK जो है टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी में एनपीएन ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट है, यानी IE2 भी बढ़ जाएगा। IK के बढ़ने से क्या हो जाएगा, IK के बढ़ने से आपका क्या हो जाएगा, IE2 भी बढ़ जाएगा, विच इंप्लाइज दैट अल्फा 2 भी बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, फिर से समझिए इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने क्या किया, इस फार्मूला में गेट पल्स आपने देना शुरू कर दिया, जैसे ही गेट पल्स आपने दिया यानी IG की वैल्यू बढ़ गई। अब IG की वैल्यू बढ़ गई, इन दैट इंस्टेंट एनोड करंट बढ़ गया। अब एनोड करंट IE1 के इक्विवेलेंट है, तो IE1 बढ़ गया। तो जब IE1 बढ़ेगा तो अल्फा 1 बढ़ेगा, क्लियर। जब IE1 बढ़ा तो अल्फा 1 बढ़ गया। अब IA भी बढ़ रहा है, IA भी बढ़ रहा है,
इस रिलेशन से, दिस इज रिलेशन नंबर 5, अगर आपको ध्यान हो तो IA के बढ़ने से कैथोड करंट भी बढ़ जाएगा। अब कैथोड करंट क्या है? कैथोड करंट एनपीएन ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट है, यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट बढ़ गया। तो जब ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट बढ़ गया तो अल्फा 1 भी बढ़ गया। अब अल्फा 1 भी बढ़ गया, अल्फा 2 भी बढ़ गया, तो ये वैल्यू और बढ़ गई, ये डबल इंक्रीज कर गया, ये डबल इंक्रीज कर गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये दरअसल रीजनरेटिव मोड को दर्शाता है। एनोड करंट किसको दर्शाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि अगर IA इज द फंक्शन ऑफ IG, IA को मैं गेट करंट का फंक्शन मान लूं, तो फाइनली क्या हो रहा है कि IG के बढ़ने से IG यानी गेट करंट में स्मॉल पल्स देने से IA करंट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है ना, IA करंट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो इसको कहते हैं रीजनरेटिव मोड या ऑसिलेटर। इसी को क्या कहते हैं? रीजनरेटिव मोड या ऑसिलेटर, या इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। एक सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, पता नहीं आप लोगों ने अभी कहाँ पढ़ा होगा उसको अब, तो इसी को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज फीडबैक, व्हाट इज ऑसिलेटर। तो जहां नेगेटिव फीडबैक होता है, चीजों के बढ़ने से रिस्पांस अगर घट जाए, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। लेकिन मतलब स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेगेटिव फीडबैक ऑफ सिस्टम को प्रीफर करते हैं, लेकिन किसी सिस्टम को ऑसिलेट करना है, रीजनरेट करना है, तब हम उसमें पॉजिटिव फीडबैक लगाते हैं। तो ये सिस्टम जो थायरिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाई टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी, ये रीजनरेटिव मोड की तरह बिहेव करता है, या इसी को आप कह सकते हो कि ये एज ए ऑसिलेटर बिहेव कर रहा है, या इसी को आप कह सकते हो कि ये एज ए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक या ऑसिलेटर की तरह व्यवहार कर रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या निकल के आया इस फार्मूला में? पहले उसकी एनालॉजी को समझो। क्या कह रहा हूं मैं? देखो रिमार्क, फ्रॉम above IA and IG relation, आपने एनोड करंट को इन टर्म्स ऑफ गेट करंट डिफाइन कर दिया है। एनोड करंट को इन टर्म्स ऑफ गेट करंट डिफाइन किया है। तो किया क्या है एक्चुअली? आप क्या कह रहे हैं? इफ IG इंक्रीजेज, IG को बढ़ाया, IG को बढ़ाया तो क्या हो रहा है? IA बढ़ गया। IA के बढ़ने से फाइनली मैं लिख दे रहा हूं IA इज इक्वल टू IE1, ये बढ़ गया। तो जब IE1 बढ़ गया तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? अल्फा 1 बढ़ जाएगा, अल्फा 1 आपका बढ़ जाएगा। जब अल्फा 1 बढ़ गया तो आपके पास रिलेशन है कि IG प्लस IA इज इक्वल टू IK। आप क्या कह रहे हो? आपका IG भी बढ़ रहा है, आपका IA भी बढ़ रहा है, तो देयरफॉर IK भी बढ़ेगा, IK भी बढ़ेगा। IK कब? IK मतलब क्या हुआ? IK इज इक्वल टू IE2, ये आपका बढ़ गया। जब ये बढ़ गया तो अल्फा 2 भी बढ़ गया, अल्फा 2 भी बढ़ गया, है ना। अब अल्फा 1 भी बढ़ रहा है एंड अल्फा 2 ये भी बढ़ रहा है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? IA जो एनोड करंट है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, है ना। तो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी से स्पष्ट है कि थायरिस्टर वर्क्स as a oscillator, OSCILLATOR। क्या बोलेंगे इसको? दोलित्र बोलते हैं ना, ऑसिलेटर क्या बोलते हैं? दोलित्र।
ऑसिलेटर, या इसी को कहते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक, या इसी को हम बोलते हैं रीजेनरेटिव मॉड। क्या बोलते हैं? रीजेनरेटिव मॉड, रीजेनरेटिव मॉड, रीजेनरेटिव मॉड। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा, रीजेनरेटिव मॉड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास फार्मूला है IA इज इक्वल टू अल्फा टू IG प्लस ICBO1 प्लस ICBO2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अब देखो, अल्फा 1 भी बढ़ रहा है, अल्फा 2 भी बढ़ रहा है, आइए और तेजी से बढ़ रहा है ना। मतलब ये जो थायरिस्टर का अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो तो ऐसी तो जाता है ना, इस तरह से लीकेज करेंट, फिर यहाँ से डेड 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 डेड, इस तरह से है ना, लीनियरली इंक्रीज कर जाता है। कंडक्शन मोड में पहुंचते ही लीनियरली ये इंक्रीज कर जाता है। तो आइए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब जरा इसी फार्मूला में देखो कि व्हेन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज अप्रोचेस टू 1, तो अगर ये 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू, चूंकि दोनों बढ़ रहे हैं ना, तो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गए? 1 तक पहुंच गए। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो एनोड करंट कहां पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट करंट। तो इनफाइनाइट करंट से यहां तात्पर्य ये है, एक्चुअली करंट इनफाइनाइट नहीं हो जाता, इसका मतलब है कि करंट का जो एनोड करंट का जो वैल्यू है वो बहुत लार्ज बढ़ जाता है। इट बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर, है ना, पॉजिटिव फीडबैक या ऑसिलेटर की तरह ये बिहेव करने लगता है, यानी एनोड करंट वेरी लार्ज बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन गेट पल्स बोल सकते हैं इसको, छोटा छोटा करंट दिया जाता है ना, या करंट बोल दो, ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन गेट करंट will produced a large anode current, a large thyristor anode current, ये फिनोमेना है टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी का, है ना। तो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी में ये फार्मूला आपका मेन फार्मूला है। अब इसकी सहायता से हाउ टू ट्रिगर द थायरिस्टर, है ना, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी से अगर मैं आपसे कहूं कि आप थायरिस्टर को किन किन विधाओं से ट्रिगर्ड करा सकते हैं। ट्रिगर्ड कराना मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, ट्रिगरिंग का मतलब होता है हाउ टू टर्न ऑन द थायरिस्टर, थायरिस्टर को कैसे ऑन करना है। तो ये ट्रिगर्ड मेथड है। गेट पल्स एक तो तरीका यही हो गया, गेट पल्स देके ये तो आप सब समझ ही गए होंगे, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है वह गेट पल्स देने से थायरिस्टर ट्रिगर्ड कर जाता है। एक मेथड तो यही है ना। इसको आप टू ट्रांजिस्टर मॉडल से भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो हाउ टू ट्रिगर द थायरिस्टर, थोड़ा इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ट्रिगरिंग का मतलब पहले समझ जाओ, ट्रिगरिंग क्या होता है। ट्रिगरिंग इसका मतलब होता है थायरिस्टर को टर्न ऑन कराना, टर्न ऑन कराना।
ऑन कराना, ठीक, टू टर्न ऑन द थायरिस्टर, इसी को हम लोग ट्रिगरिंग बोलते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हैं ट्रिगरिंग के, जरा उसको समझ लो। एक तो थर्मल मेथड है, थर्मल मेथड। दूसरा बहुत पॉपुलर है LASCR, लाइट एमिटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे इसको, लाइट एमिटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, है ना। जनरली ये HVDC सिस्टम में यूज किया जाता है, HVDC सिस्टम में यूज्ड इन HVDC सिस्टम। व्हाट इज HVDC सिस्टम, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। तीसरा आप कह सकते हैं dB/dt ट्रिगरिंग, dB/dt ट्रिगरिंग, dB/dt ट्रिगरिंग, है ना। थर्मल हो गया, स्क्वायर हो गया, dB/dt ट्रिगरिंग होता है। चौथा आपका यही जो अभी मैंने अभी आपको समझाया है, गेट ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग। अब इसमें भी DC एंड AC गेट ट्रिगरिंग, DC एंड AC, सॉरी, DC गेट ट्रिगर्ड और AC गेट ट्रिगर, AC गेट ट्रिगर। AC गेट ट्रिगर, है ना। तो जनरली इतने मेथड हैं, हम इस मेथड को ज़्यादा पॉपुलर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूजेबल है, मोस्ट यूजेबल, मोस्ट यूजेबल, ठीक ना, मोस्ट यूजेबल। तो देखिए यहाँ पे थर्मल मेथड क्या हुआ आपके पास, देखो फार्मूला ये है, ये फार्मूला अपने दिमाग में बैठा लो। IA इज इक्वल टू क्या हो रहा है, IA इज इक्वल टू अल्फा 2IG प्लस ICBO1 प्लस ICBO2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, है ना। ये फार्मूला है आपके पास। तो थर्मल ट्रिगरिंग में क्या हो रहा है, थर्मल ट्रिगरिंग, है ना। मैंने आपको बताया कि लीकेज करंट के द्वारा, अगर ये आप बढ़ा दो, आप ICBO1 ICBO2 लीकेज करंट को आप बढ़ा दो, है ना, तो उससे भी थायरिस्टर ट्रिगर्ड कर जाएगा। कैसे कर जाएगा, आपको मैंने बताया कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर विल विल इंक्रीज द करंट डबल, है ना। क्या कर रहा हूं मैं, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इन लीकेज करंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना। जो थायरिस्टर का जो गेन पोर्शन होता है अल्फा और बीटा, वो किससे डिफाइन करते हो, एक तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और दूसरा वो मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है। एक ही रेटिंग के आप दो अलग अलग ट्रांजिस्टर ले आओ, उसका बीटा या अल्फा चेंज हो जाएगा,
है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो क्या करना हमें, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर जस्ट इंक्रीज द लीकेज करंट, यहाँ पे लीकेज करंट होगा ना, द, वैसे जनरल फंडा है, जस्ट इंक्रीज द लीकेज करंट डबल, so that thyristor gets turned on, दूसरा मैंने क्या बताया, LASCR ना, लेस, देखिए कभी कभी क्या करते हैं हम, ये मेरा थायरिस्टर है ना, थायरिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने शायद नहीं बताया आपको, वो कुछ इस तरह से बनता है ना, ये एनोड, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये कैथोड है ना, और ये मेरा गेट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि लाइट्स डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट्स आप गेट टू कैथोड जंक्शन पर, इसके गेट जंक्शन पर इंसिडेंट करवाते हैं, तब भी थायरिस्टर आपका क्या हो जाएगा, ट्रिगर्ड हो जाएगा। और इसका एडवांटेज क्या लेते हैं हम, ये जो कनेक्टिंग वायर करते हैं ना गेट टू कैथोड टर्मिनल्स, ये कनेक्टिंग वायर करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये एडवांटेजियस थिंग है। जनरली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जब उसको HVDC ट्रांसमिशन लाइन हम देते हैं, तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन से बचने के लिए हम इसकी लाइट ट्रिगरिंग करा देते हैं, है ना, लाइट ट्रिगरिंग करा देते हैं, जिससे कि थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। कनेक्टिंग वायर लगाने की जरूरत हमको नहीं होती है। तो ऐसे ट्रिगर को हम LASCR ट्रिगरिंग कहते हैं, और इसका सबसे ज्यादा यूज HVDC सिस्टम में होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, तो HVDC सिस्टम में, यूज इन HVDC सिस्टम। नेक्स्ट है आपका dB/dt ट्रिगरिंग, जरा इसको समझिएगा। dB/dt ट्रिगरिंग, है ना। देखो क्या होता है, जरा इसके 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी को देखो आप, एनोड, कैथोड, गेट, है ना। ये है जंक्शन J1, ये है 3 ट्रांजिस्टर बनते हैं ना। तो देखो जरा, देयर आर लार्ज कैपेसिटिव इफेक्ट, ध्यान समझिएगा, बिटवीन, ये आपका B1 है, एमीटर ये है B1, और ये है आपका E1, E2, B2, B1, E1, है ना, और ये C1, B1 दोनों कॉमन है। तो एमीटर बेस जंक्शन पे कैपेसिटिव इफेक्ट होगा इसके, उसी तरह इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में कैपेसिटिव इफेक्ट होगा, बेस टू कलेक्टर जंक्शन में कैपेसिटिव इफेक्ट होगा। उसी तरह इसके B2 E2 टर्मिनल्स के बीच में कैपेसिटिव इफेक्ट होगा, है ना। मान लीजिए कि सब C1 है, C2 है, C3 है, तो इनके इलेक्ट्रोड्स जो जंक्शन डायोड्स बन रहे हैं, इनके प्लेटों के बीच में भी तो कैपेसिटिव इफेक्ट होगा ना। फार्मूला क्या है, मान लीजिए कि जंक्शन J2 है, दिस इज योर जंक्शन J2,
J2 है ना, ये बीच का टर्मिनल कौन सा होता है, J2 टर्मिनल, उसमें कैपेसिटिव इफेक्ट आ गया। तो कैपेसिटिव इफेक्ट आ गया तो इसकी करंट कितनी होगी, IC इज इक्वल टू d/dt ऑफ Q, उस पर कितना चार्ज स्टोर होगा। और इसको आप डिफाइन कर सकते हो d/dt ऑफ, मान लीजिए कि इसमें C कैपेसिटिव इफेक्ट आ रहा है, C इनका रिजल्टेंट मान लीजिए CJ ले लेता हूं मैं, तो CJ इंटू V होगा, V। अब दोनों वेरिएबल टर्म्स हैं यहाँ पे देखिएगा, C भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है ना। तो एक्चुअली V क्यों वेरिएबल है, जैसे ही आप थायरिस्टर को गेट पल्स दे रहे हो तो वोल्टेज उसका डिक्रीज होना शुरू होता है और करंट बढ़ना शुरू होता है, एनोड करंट बढ़ना शुरू होता है ना, और वोल्टेज डिक्रीज करना शुरू होता है। मैंने आपको बताया था कि 1.5 to 2 वोल्ट तक लास्ट स्टेज में आ जाता है जब थायरिस्टर कंडक्ट कर जाता है। तो दोनों वेरिएबल टर्म्स हैं मेरे, तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आप कहोगे CJ dV अपॉन dt प्लस V dCJ अपॉन dt। तो ओवरऑल dV बाई DC रेट आपका बढ़ गया ना, ओवरऑल आपका क्या हो गया, dV बाई dt रेट आपका बढ़ गया। तो जैसे ही dV बाई dt रेट आपका बढ़ जाएगा तो जो जंक्शन J2 होता है, अगर आपको याद हो कंडक्शन मोड में क्या होता है, ये है आपका J1 J2 एंड J3। तो कंडक्शन मोड में J1 और J3 के कहां होते हैं, J1 एंड J3 फॉरवर्ड वाइज में होते हैं, और J2 आपका रिवर्स वाइज में होता है। ये बाइज्ड है, बाइज्ड रिवर्स बाइज्ड में होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि dV बाई dt के बढ़ने से ये जंक्शन J2 का डिप्लेशन विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई कहां से आ रही है, एनोड टू कैथोड आ रही है। तो जैसे ही dV बाई dt का रेट बढ़ेगा J2 का विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज कर जाएगा और थायरिस्टर आपका कंडक्ट हो जाएगा, थायरिस्टर आपका कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इन प्रोसेस को अवॉइड करते हैं क्योंकि जंक्शन टेम्परेचर बढ़ने से, dV बाई dt के बढ़ने से लार्ज हीटिंग इफेक्ट आएगा और थायरिस्टर का एक्चुअली कौन सा टर्मिनल, J3 टर्मिनल ज्यादा गर्म हो जाता है, इसको कहते हैं हॉट स्पॉट, उसमें आ जाएगा। ये DI बाई dt रीजन से भी होता है, लेकिन dV बाई dt रीजन से भी J3 पे हॉट स्पॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो dV बाई dt ट्रिगरिंग को हम जनरली अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड बचता है वो गेट पल्स ट्रिगरिंग है, और गेट पल्स ट्रिगरिंग में अभी तक मैंने आपको जितना कुछ बता दिया है ना, गेट पल्स कैसे देते हैं, है ना, एक्चुअली उसकी सर्किटरी कैसे बन जाएगी गेट पल्स ट्रिगरिंग की। ये आपका थायरिस्टर है ना, देखो ये J1 J2 एंड J3 है ना, P N P N है ना, इस P के नजदीक आपका गेट है। एनोड, दिस इज योर एनोड टर्मिनल एंड दिस इज योर कैथोड टर्मिनल। एनोड को आपने दे दिया पॉजिटिव गेट, पॉजिटिव वोल्टेज, और कैथोड को आपने दे दिया नेगेटिव वोल्टेज। ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव होगा। अभी आपने गेट को कोई पल्स नहीं दिया है, गेट को कोई करंट नहीं दिया है, तो अब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। अब आप क्या करो कि इस गेट को भी इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे आप कौन सी करंट जाएगी, IG करंट जाएगी। तो IG करंट कहाँ से जाएगी, PN जंक्शन में जाएगा ना, IG करंट कहाँ जाएगा, PN जंक्शन में जाएगा। तो जैसे ही PN ये करंट आपका इस तरह से, गेट करंट आपका कैसे जाएगा, इस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और आप जानते हो कि ये हाईली डोप्ड होता है, ये हाईली डोप्ड होता है ना। तो ये क्या काम करेगा, ये P रीजन, इसका ये जो यहाँ पे डिप्लेशन रीजन बना है इन द जंक्शन ऑफ J2,
तो p रीजन्स के जो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके कोटर से रिकम्बाइंड हो जाएंगे और ये जो डिप्लेशन विड्थ है ये डिप्लेशन विड्थ आपका रिड्यूस होता जाएगा। जैसे जैसे आप इस करंट को बढ़ाओगे ये डिप्लेशन विड्थ आपका रिड्यूस होता चला जाएगा और थायरिस्टर जो है कंडक्शन मोड में चला जाएगा। तो इस गेट को आप विद रिस्पेक्ट टू कैथोड आप पॉजिटिव पल्स देंगे, पॉजिटिव पल्स देंगे, स्मॉल स्मॉल इसको बढ़ाते जाएंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू लार्ज बढ़ती जाएगी और एनोड करंट की वैल्यू लार्ज वैल्यू को प्राप्त कर लेगा। डिपेंड करता है कि लोड का रेटेड करंट क्या है। जिस हिसाब से आपका लोड का रेटेड करंट होगा उसी हिसाब से थायरिस्टर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, वही उसकी एनोड करंट होगी। तो दीज आर द बेसिकली ट्रिगरिंग मेथड्स ऑफ थायरिस्टर्स। तो 2 ट्रांजिस्टर मॉडल से हमने दिखाया कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर एंड व्हाट आर द सेवरल मेथड्स टू ट्रिगर आउट द थायरिस्टर और टू टर्न ऑन द थायरिस्टर, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ प्रोटेक्शन या स्लबर सर्किट वगैरह के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइस जैसे ट्रिगरिंग है तो हाउ टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर, वो उसका कम्यूटेशन प्रोसेस कहलाएगा। तो ये सब चीज़ें अभी डिस्कस करना बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से download. Branch office plot number 198 house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.